हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, संविधान में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड और लास्ट पार्ट है इसका। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एजुकेशन पेपर 2 और एनटीए यूजीसी नेट के ही पेपर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे थे। तो दोस्तों देख लेते हैं, पार्ट 1 में हमने जो है ये सारे आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड है, ये जितने भी आर्टिकल हैं सब शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग ये 6 आर्टिकल कंप्लीट करेंगे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और ये 3 कुछ एक्स्ट्रा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हम लोगों के लिए। देखिए, जब मैं पढ़ा रही थी तब ये क्वेश्चन भी निकल करके आया कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या अंतर है, मतलब ये जो आर्टिकल दिए गए हैं और ये जो आर्टिकल दिए गए हैं इनमें क्या डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो है मतलब कि ये सारी चीजें, इसमें जो भी फैसिलिटी, इन आर्टिकल्स में आपको जो भी फैसिलिटी दी जा रही है ये आपके अधिकार है। अगर सरकार इसे पूरा करने में सक्षम नहीं होती है तो आप इस बात को लेकर कोर्ट तक जा सकते हैं कि भाई मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा है। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एक राज्य को अपने नागरिकों की भलाई के लिए ये काम करने हैं। अभी हम देखेंगे किन बारे में बात हो रही है, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड। तो नीति निर्देशक तत्व में जो है ये स्टेट को ये बताया गया है, कंट्री की गवर्नमेंट को ये बताया गया है कि यहाँ के नागरिकों की भलाई के लिए आपको क्या क्या करना है। बाय चांस अगर वो ये सब भलाई करने में हमारे सक्षम नहीं हो पाती है तो इसको लेकर के हम उनसे कोर्ट तक नहीं ले जा सकते। ये एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट सा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर आपको आपका नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट तक जा सकते हैं, पर अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कही गई बात अगर गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है तो उसके लिए आप उसे कोर्ट तक नहीं ले जा सकते कि भाई ऐसा लिखा है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। वो आपको अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। तो चलिए, देखिए दोस्तों, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन मेन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एमए एजुकेशन, बीएड, एमएड या सीटेट जैसे किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं आप, तो आप स्टडी ऑफ एजुकेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही काम की ये साबित होगी। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जितने भी ये लेक्चर्स हो रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करती हूँ, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वीडियो की पीडीएफ और इससे पहले वाले वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एजुकेशन किस तरीके से हैं, जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है पार्ट 4 के पार्ट हैं, ठीक है। और कहां से कहां तक के आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें से 3 मेन ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। और वो 3 कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 41, 45 एंड 46, ठीक है। तो पहले इनको देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 41 क्या कह रहा है? It directs the state to make effective provision for securing the right to work and right to education for all within the limits of economic capacities and development। तो आर्टिकल नंबर 41 क्या कह रहा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो है आर्थिक क्षमताओं और विकास की क्षमताओं के अंतर्गत रहते हुए हर एक सिटीजन के लिए राइट टू वर्क, मतलब उसे काम प्रोवाइड करे और उसे शिक्षा प्रोवाइड करे, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत। मतलब
अगर आपको वो शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है या आपको वर्क प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो जितने भी कार्य किए जाते हैं वेलफेयर वर्क, जैसे कि सरकार अलग अलग स्कीम लेकर के आती है, वो इसी आर्टिकल के तहत लेकर के आती है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और कम पैसों में शिक्षा प्राप्त हो सके। अब आप यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिएगा कि हमें तो राइट टू एजुकेशन फ्री है। राइट टू एजुकेशन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं पार्ट 1 में, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है अभी, है ना। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये निर्देश दिए गए हैं सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि भाई आपको उन्हें वर्क प्रोवाइड करवाना है और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, पर उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस हो जाता है। होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके काम का हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि वो भी फ्री में कुछ एजुकेशन या कुछ नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई, ये हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वही बात, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सभी के लिए काम के अधिकार और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन किसको? गवर्नमेंट को, कि आपको ये काम करना है। नाउ आर्टिकल नंबर 45 एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द कंट्री। तो यही वो आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 45, जिससे कि ये आधारशिला रखी गई कि एजुकेशन जो है फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 45 जब शुरू में था तो कैसा था, फिर आपको मैंने इसके पहले बताया भी था, जो पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा है उसमें हमने बात करी थी कि 86th अमेंडमेंट हुआ, है ना। 86th अमेंडमेंट हुआ और जो है आर्टिकल नंबर 21A जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया एज द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 45 को चेंज करके कुछ और कर दिया गया और उसके बदले आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स में, जो कि हो गया राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनली आर्टिकल 45 क्या था और बाद में अमेंडमेंट के बाद में क्या हो गया, ये दोनों मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, जब शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता था, द स्टेट शेल एंडेवर to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age ऑफ 14 ईयर। ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 10 साल तक में ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी रहेगी कि वो 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। ये कब है, ये कौन सी बात है, आर्टिकल नंबर 45 जो ओरिजिनली था। उसके बाद जब इसमें 86th अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल नंबर 21A के नाम से राइट टू एजुकेशन जब फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया, तब इसमें क्या चेंजेस आ गए, देखिए क्या चेंजेस आ गए। 21A से तो क्या हुआ, मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो ये बात अब उधर चली गई कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आर्टिकल नंबर 45 फिर किस तरीके से बदल दिया गया, सो एज टू रेस्ट्रिक्ट इट्स स्कोप टू प्री प्राइमरी एजुकेशन अप टू द 6 ईयर ऑफ एज। तो अब ये प्राइमरी एजुकेशन नहीं, प्री प्राइमरी मतलब कि जो बाल्य अवस्था की जो सिचुएशन होती है, तो उसमें यहाँ ये कह दिया गया कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 6 साल तक के बच्चों की देखरेख और जिम्मेदारी होती है उसको ध्यान दे। तो आर्टिकल नंबर 45 अब ये हो गया कि 6 साल तक के बच्चों की देखरेख करनी है, ठीक है, एजुकेशन से। और उसके पहले क्या था कि 14 साल तक के बच्चों को आपको फ्री कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरीके से चेंज हो गया। देखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध
राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की पूरी आयु करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये है नया आर्टिकल 45। ठीक है, और पुराना क्या था जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें बदलाव कब हुआ, 86 अमेंडमेंट करके 21A को जो है फंडामेंटल राइट्स में जोड़ लिया गया। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 46 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 46 ये कह रहा है, स्टेट शेल प्रमोट विथ स्पेशल केस द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। तो जो स्पेशल केसेस हैं एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन के, उनको ठीक करने के लिए, मतलब कि पर्टिकुलरली एससी और एसटी कैटेगरी के लोग आते हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार काम करेगी। ठीक है, और उन्हें अलग अलग तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जाएगा। ये क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 46 बता रहा है। ठीक है, तो ये वो 3 प्रोविजन हो गए जो स्टेट प्रिंसिपल मतलब कि अपने ये मौलिक तत्व में आते हैं। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 350 की। तो आर्टिकल नंबर 350 क्या गारंटी देता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आर्टिकल नंबर 350 देता है रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रेवियंस ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस टू यूज अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई शिकायत है और आप उस के लिए शिकायत करने जा रहे हैं, कुछ लिख करके आवेदन देने जा रहे हैं, तो आपको ये आजादी है, ये आपका अधिकार है कि आप वो शिकायत पत्र अपनी समझने वाली भाषा में लिखेंगे। मान लीजिए आप मराठी हैं, आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई भाषा नहीं आती, तो आप अपनी शिकायत मराठी में लिख के दर्ज करा सकते हैं। कोई उस शिकायत को लेने से मना नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है, ऑफिसेज में आप जाएंगे, बोलेंगे आपको आप इंग्लिश में लिख के दीजिए एप्लीकेशन, आप हिंदी में लिख के दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपका, कोई ग्रेवियंस है ना, कोई शिकायत है, उसके निवारण के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप अपनी समझने वाली भाषा में लिख सकते हैं। ये आपको आर्टिकल नंबर 350 आपको ये अधिकार देता है। ठीक है, चले आगे चले। इसी के ही 2 और पार्ट हैं। आर्टिकल नंबर 350A ये क्या बात करता है, इट सेफगार्ड्स फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। ये बात करता है कि प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन दी जा रही है वो मदर टंग में होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की ये बात करता है। और बेसिकली किन लोगों के लिए बात करता है ये, उन लोगों के लिए जो क्या है, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब कोई भाषा होती है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, तो उनको बोला जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। ठीक है, तो इन लोगों को आजादी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को, कि उनकी मदर टंग में ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। और ऐसे भी नॉर्मली जैसे हमारी मातृभाषा जनरली क्या है, हिंदी है, तो ये बोला जाता है कि प्राइमरी स्टेज पर जो है पढ़ाई मातृभाषा में करानी है। तो आर्टिकल नंबर 350A क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो प्राइमरी स्टेज पर जो टीचिंग है वो किसमें की जानी चाहिए, जो एजुकेशन दी जानी चाहिए किसमें दी जानी चाहिए, मदर टंग में दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 350B। इट टॉक्स अबाउट द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बहुत कम लोग जो कुछ खास भाषा बोलते हैं, है ना, माइनॉरिटी मतलब छोटा ग्रुप है। किस तरीके का छोटा ग्रुप है, एक अलग भाषा बोलने वाला, है ना, जो कम लोगों में बोली जाती है, वो उस भाषा का ग्रुप है। तो उसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसमें ये बोला गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक अल्प स्वयं वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, है ना। तो एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं, इनसे संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा, है ना, उस मैटर को लुक आफ्टर करेगा एंड विषयों से संबंधित ऐसे अंतरालों पर, अलग अलग अंतरालों पर राष्ट्रपति के सामने वो प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति इन सभी प्रतिवेदनों को फिर संसद में भी
संसद के समक्ष भी रखेगा और संबंधित राज्यों को, सरकारों को भिजवाएगा कि भाई इनसे जुड़े हुए अलग-अलग प्रतिवेदन हो सकते हैं, उन सभी प्रतिवेदनों को उसकी देखरेख करेगा, उनकी विवेचना करेगा और अपने जो सदन होते हैं उनके सामने रखने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये सभी हो गए हमारे एजुकेशनल आर्टिकल्स, मतलब कि ऐसे आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और जो एजुकेशन से रिलेटेड है। होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके पीडीएफ्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।